नमस्कार, प्रदीप पॉइंट में आप सबका स्वागत है। हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे बाबर को हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम लोग पढ़ रहे थे हुमायूं और आज हमें पढ़ना है शेर शाह सूरी। अगर आप मुग़ल एम्पायर देखेंगे तो कुछ समय के लिए शेर शाह सूरी सूरवंश की स्थापना करता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी अगर देखें तो ये 1540 से 45 तक शासन करता है। आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी चौसा का युद्ध लड़ता है हुमायूं से और फिर कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पूर्ण रूप से पराजित करके और उसको आगरा से दिल्ली और दिल्ली से लाहौर और उसके बाद में वो वहाँ से भटकना शुरू कर देता है हुमायूं। तो वहाँ पर जब वो चला जाता है तो शेर शाह सूरी सूर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। यह आप ऐसे देखें कि 1540 से लेकर 1555 तक ये जो बीच में यहाँ पर हुमायूं लौटता कब है? 1555 में। और आप जानते हैं कि सिकंदर सूर को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर फिर हुमायूं सत्ता प्राप्त करता है। तो अर्थात 1540 से लेकर 55 के बीच में मुग़ल एम्पायर जो मुग़ल साम्राज्य है वो भारत में मुग़ल वंश का कोई शासन नहीं करता है, बल्कि एक नए राजवंश की स्थापना होती है जिसका नाम होता है सूरवंश, जिसकी स्थापना कौन करता है? शेर शाह सूरी। तो आप जानते हैं कि कन्नौज के युद्ध में 1540 में हुमायूं पराजित होता है और उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर सूर को पराजित करके हुमायूं सत्ता प्राप्त करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। अब सिकंदर सूर का बड़ा योगदान है और इसकी तुलना की जाती है अकबर से। कहा जाता है कि अकबर का अग्रगामी था। ऐसा माना जाता है कि जो इसने प्रशासनिक सुधार किए या जो भूमि सुधार किया वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आने वाले समय में अकबर ने और वर्तमान भारत के लिए भी उसने नींव रखी थी। तो इस तरह से इसको महान शासकों में गिना जाता है। इसके अलावा ये बहुत ही कूटनीतिक शासक था। ये कूटनीतिक कैसे था? आप देखते होंगे कि चौसा के युद्ध में ये रात में आक्रमण करता है, हुमायूं पर रात में आक्रमण करता है जब हुमायूं की सेना सो रही होती है और उस समय आक्रमण करके और उनको पराजित कर देता है। और आप देखें, चाहे कन्नौज का युद्ध देखें, आप कन्नौज के युद्ध में आप जानते हैं कि वर्षा होती है। ये सारी चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो कन्नौज के युद्ध में वर्षा होती है और जो हुमायूं का शिविर होता है वो थोड़ा नीचे होने के कारण उसमें पानी भर जाता है और जब वो लोग वहाँ से सामान को अलग ले जा रहे होते हैं उसी समय शेर शाह सूरी उन पर आक्रमण करता है और उन पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो सैनिक प्रतिभा के बल पर नहीं बल्कि अपनी कूटनीतिक प्रतिभा के बल पर सही समय का चुनाव करके वो उन पर अधिकार करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये मध्यकालीन भारत का एक महान शासक था। आइए अब शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डाला जाए। आप लोग सब जानते हैं, रटते हैं हम लोग कि बचपन में इसका नाम रहता है फरीद। नाम क्या है इसका? फरीद। इब्राहिम सूर का पोता है फरीद। और फरीद कौन है? या शेर शाह सूरी हसन खां का पुत्र है। अर्थात इब्राहिम सूर के पुत्र कौन है? हसन खां। इब्राहिम सूर के फरीद पोते हैं और हसन खां के पुत्र हैं। हसन खां के कौन है? ये पुत्र हैं। इब्राहिम सूर गोमल रिवर है और उसी के किनारे स्थान है पेशावर के रोह क्षेत्र में ये रहते हैं। इब्राहिम सूर और पुत्र उनके हसन पेशावर के रोह क्षेत्र में, और यहाँ पर ये घोड़ों का व्यापार करते हैं। लेकिन इनको यहाँ पर जरा सा भी उस प्रॉफिट नहीं मिलता है, अर्थात इनको जरा सा भी लाभ नहीं मिलता है। तो ये यहाँ से भारत की तरफ प्रस्थान करते हैं और भारत पहुँचते हैं। इस समय भारत में शासन है बहलोल लोदी कौन है? हम लोग भली भांति परिचित हैं कि बहलोल लोदी वंश के संस्थापक हैं और प्रथम शासक हैं लोदी वंश के। आप जानते हैं कि 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित होता है और उसके बाद में लोदी वंश का जो है अंत हो जाता है। तो बहलोल लोदी के समय में ये पेशावर से भारत पहुंचते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सहसराम
छोटी सी जागीर पर शासन करने लगते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप कि हसन खां की कुल 4 पत्नियां हैं, 4 पत्नियां हैं, जिनमें से प्रथम पत्नी जो है, पहली पत्नी है, उसी से उत्पन्न होते हैं फरीद, या फिर कौन, शेर खां। फरीद या फिर अभी हम देखेंगे कि कब शेर शाह को या फरीद को कब शेर शाह सूरी कहा गया किस युद्ध के बाद, और कब उनको शेर खां कहा गया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनकी पहली पत्नी से फरीद उत्पन्न होता है, और इनकी कुल पत्नियां कितनी हैं, 4। और ऐसा बताया जाता है कि जो चौथी पत्नी है इनकी, उनसे हसन खां का अत्यंत लगाव होता है, और सारा ये समझिए आप कि इन्हीं के साथ उसका अधिकतर समय बीतता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो फरीद की देखभाल करने के लिए उसका पिता उपलब्ध नहीं है। उसकी अन्य माताएं जो हैं फरीद को देखकर उसकी ईर्ष्या करती हैं। तो फरीद का अगर देखा जाए तो प्रारंभिक जीवन अत्यंत कठिनाई पूर्वक, अत्यंत कष्टकारी होता है। फरीद यहाँ से तंग आता है इनकी प्रताड़ना से, तो फरीद यहाँ से चला जाता है जौनपुर। जौनपुर इस समय इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है। जौनपुर इस समय इस्लामिक शिक्षा और संस्कृति का केंद्र है, और यहीं पर फरीद अरबी व्याकरण सीखता है और फारसी के प्रसिद्ध ग्रंथ गुलिस्तां, बोस्ता और सिकंदरनामा यहाँ पर अध्ययन करते हैं। गुलिस्तां, बोस्ता और सिकंदरनामा। तो यहाँ पर ये अध्ययन प्रवेश कैसे पा जाता है, अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर ये शिक्षण संस्था में प्रवेश करता है, और जौनपुर में रहकर ही ये शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता है। हसन खां के संरक्षक हैं जमाल खां। और जमाल खां क्या करते हैं कि फरीद में और इसके पिता हसन खां में सुलह करा देते हैं, और फिर से फरीद सहसराम लौट आता है। अब सहसराम लौटता है ये, और इसको यहाँ पर सहसराम लौटने के बाद इसको सहसराम का प्रबंधन करना होता है, अर्थात उसके प्रबंधक की भूमिका निभाता है। अब ये देखता है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी कमी है सहसराम में, उनको सुधारता है, भूमि संबंधी सुधार करता है, प्रशासन संबंधी सुधार करता है। तो इस तरह से राज्य की जनता का एक ख्याल रखता है। लेकिन होता क्या है, कुछ समय के ही बाद इसकी विमाता जो होती हैं, इसकी अन्य माताएं जो हैं, वो फिर से इससे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करती हैं, और इसको इस बात के लिए मजबूर कर देती हैं कि वो सहसराम छोड़ दे। सहसराम छोड़कर ये 1518 जब सहसराम में अत्यंत तंग आ जाता है, तो 1518 में इस समय शासक हैं दिल्ली के इब्राहिम लोदी के दरबार में पहुंचता है फरीद, और कहता है कि हुजूर मुझे सहसराम दिला दीजिए। इब्राहिम इस बात से अत्यंत क्रुद्ध होता है। क्रुद्ध इसलिए होता है क्योंकि ये अपने पिता की शिकायत लेकर इब्राहिम लोदी के पास पहुंचा था, इसलिए अत्यंत क्रुद्ध होता है, और इस फरीद को साफ शब्दों में, सख्त सा लहजे में मना कर देता है कि ऐसा संभव नहीं है। इसी बीच होता क्या है कि हसन खां की मृत्यु हो जाती है, और हसन खां की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी फरीद की बात को मान लेता है और उसे सहसराम दे देता है। सहसराम जब शेर शाह सूरी को मिल गया, सहसराम पहुंचता है जहां पर इसके अन्य भाइयों से इसका उत्तराधिकार युद्ध होता है। उत्तराधिकार युद्ध में ये एक चालाकी दिखाता है, और दक्षिण बिहार के शासक हैं बहार खां लोहानी, और ये बाद में मोहम्मद शाह की उपाधि धारण करता है। तो फरीद करता क्या है कि दक्षिण बिहार के शासक के यहाँ जाता है और इनके यहाँ नौकरी कर लेता है।
तो अब आप देखें तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर बहार खां का अपने आप संरक्षण प्राप्त हो गया फरीद खां को। बिना किसी प्रयास के बहार खां उसके यहाँ नौकरी कर लिया, तो बहार खां का संरक्षण प्राप्त हो गया फरीद को। तो इस तरह से सहसराम को उसने बचा लिया अपने भाइयों से और दक्षिण बिहार के राजा से समर्थन भी प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर एक घटना घटित होती है। एक बार होता क्या है कि ये जंगल में शिकार करने के लिए जाता है और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि एक ही बार तलवार के एक ही वार में ये शेर को मार डालता है, शेर को मार डालता है। और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि यह निहत्था होता है और निहत्थे ही ये शेर पर वार करके उसे मार डालता है। तो इसको जो लोहानी हैं, बहार खां लोहानी, यही इसको शेर खां की उपाधि देते हैं, शेर खां की उपाधि। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि किसने इसको शेर खां की उपाधि दी, तो बहार खां लोहानी, जिसने बाद में मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी। बहार खां लोहानी इससे इतना प्रभावित होता है कि शेर खां को अपने पुत्र का शिक्षक, इसका पुत्र है जलाल खां, और इसको जलाल खां का शिक्षक नियुक्त कर देता है। शेर खां इसको अर्थात इसको शेर खां शिक्षा दीक्षा प्रदान करने लगता है और बाद में ये दक्षिण बिहार का डिप्टी गवर्नर बन जाता है, दक्षिण बिहार का डिप्टी गवर्नर बन जाता है। तो अब यहाँ पर देखें हम कि जौनपुर का गवर्नर है, जौनपुर का गवर्नर है जुनैद बरलास। ये नाम आप पहले भी सुन चुके हैं, जुनैद बरलास। और जुनैद बरलास ही फरीद को मिलवाता है बाबर से, और बाबर की तरफ से शेर खां या फरीद ने चंदेरी का युद्ध लड़ा था। सब हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले। चंदेरी के युद्ध में भी हमने चर्चा किया था कि शेर खां ने इसमें बाबर का समर्थन किया। चंदेरी के युद्ध में इसने बाबर का समर्थन किया, बाबर की तरफ से लड़ा, और चंदेरी के युद्ध के बाद इसने फैसला कर लिया कि मैं बाबर के साथ नहीं रहूँगा, और ये चला जाता है महमूद लोदी की तरफ। और जो नेक्स्ट युद्ध होता है घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध में ये महमूद लोदी की तरफ चला जाता है और उन्हीं की तरफ से युद्ध करता है। अब यहाँ पर एक कहानी और भी है। कहा जाता है कि बाबर से जब शेर खां मिलता है तो बाबर तुरंत देखकर ही कहता है कि ये भविष्य में ज़रूर शासक बनेगा, अर्थात इसकी आंखें, इसके मस्तक किस तरह से लगते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाबर को ये एहसास हो गया था कि शेर खां या फरीद आने वाले समय में मुग़ल साम्राज्य के लिए खतरा होगा। एक बार ये भी कहानी बताई जाती है कि एक बार बाबर और फरीद अर्थात शेर खां दोनों बैठकर भोजन कर रहे थे, तो कुछ ऐसी चीज़ परोसी गई जिसका कि शेर खां को ज्ञान नहीं हुआ कि वो क्या है। तो शेर खां ने तुरंत अपने कटार निकाली और उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो इस व्यवहार को देखकर बाबर ज़्यादा चिंतित हुआ। वो सोच रहा था कि ये ज़रूर एक न एक दिन मुग़ल साम्राज्य के लिए खतरा बनेगा, और इस बात को वो अपने मंत्रिपरिषद में भी रखता है। लेकिन मंत्रिपरिषद कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और फरीद ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि भविष्य में बाबर की बात सत्य होती है, जब हुमायूं उसके पुत्र, बाबर के पुत्र हुमायूं को जब वो निष्कासित कर देता है भारत से। तो इस तरह से महमूद लोदी, घाघरा का युद्ध महमूद लोदी की तरफ से लड़ा। और फिर उसके बाद में हुमायूं के साथ जो इसका युद्ध होता है, अब हम लोग पढ़ चुके हैं हुमायूं के साथ युद्ध, तो यहाँ पर दोबारा उसकी चर्चा बहुत विस्तृत नहीं करेंगे, बस थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो इसका पहला युद्ध होता है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में क्या होता है, आप परिचित हैं कि रात में जब हुमायूं की सेना सो रही थी, शेर खां ने उस पर आक्रमण कर दिया, और सोती सेना पर आक्रमण करने के कारण उनकी सेना जो है वो बुरी तरह से वहाँ से घबरा कर भागती है। और उसके बाद में वहीं पर गंगा नदी होता है, चौसा के किनारे बक्सर में है, सब बातें कर चुके हम लोग। ये जो है गंगा नदी में कूद जाती है, गंगा नदी, उसके सैनिक जो हैं वो गंगा नदी में कूद जाते हैं। हुमायूं भी भागता है वहाँ से और घोड़े सहित गंगा नदी में कूद जाता है। वहाँ पर निजाम नामक एक भिस्ती जो उसकी जान बचाता है। निजाम कौन था, भिस्ती का मतलब क्या होता है, मस्क क्या होता है, मशक क्या होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद में कन्नौज का युद्ध होता है, और कन्नौज के युद्ध में हम देखते हैं कि हुमायूं उसमें भी कूटनीति से काम लेता है, और वर्षा होती है, हुमायूं के शिविर में पानी भर जाता है। हुमायूं सोचता है कि अपनी शिविर को, सैनिक शिविर को कहीं ऊंचाई पर ले जाएं, और उसी समय, ठीक उसी समय आक्रमण कर देता है।
शेर खां, और चूंकि कीचड़ में उसके तोप सन चुके थे तो वो तोपों का भी प्रयोग नहीं कर पाता और उसके सैनिक भी ढंग से लड़ नहीं पाते और हुमायूं इस तरह से पराजित होता है। हुमायूं यहाँ पर पराजित हो जाता है तो वो आगरा इसको खदेड़ता है यहाँ से, तो आगरा पहुँचता है, आगरा से दिल्ली और दिल्ली से फिर लाहौर, लाहौर से फिर ईरान, इस तरह से वो भटकता रहता है और लास्ट में हम शुरुआत में ही चर्चा किए थे कि 1555 में वो फिर से भारत आ जाता है। तो अब शेर खां शासक बन चुका है आगरा और दिल्ली का, या ऐसा कहें कि उत्तर भारत पर उसका अधिकार हो चुका है। तो आइए हुमायूं के अन्य विजयों के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत डिटेल नहीं करेंगे, बस छोटी छोटी चीज़ों को देखते हुए चले जाएंगे। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इसको। पंजाब पर विजय। पंजाब का शासक है कामरान। कामरान कौन है? कामरान हुमायूं का भाई है। हुमायूं 4 भाई था, कामरान, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं। हुमायूं का एक भाई ये था कामरान, और हुमायूं को जिंदा रहते हुए इसने उसको खूब परेशान किया था, हम लोग उस चैप्टर में देख चुके हैं। तो कामरान के ऊपर ये आक्रमण करता है। अब जो शेर खां है इसका सबसे पहला जो काम है ये है कि अपनी सीमाओं को दुरुस्त करना, सीमाओं को सुरक्षित रखना। तो इसी उद्देश्य से पंजाब पर आक्रमण करता है और कामरान को बुरी तरह से पराजित करके पंजाब पर अधिकार कर लेता है। तो नेक्स्ट जो उसका अभियान है वो होता है खोखरों पर। खोखर झेलम और सिंधु नदी के बीच में रहने वाली एक जनजाति है। झेलम और सिंधु नदी के बीच में रहने वाली एक जनजाति है। सिंधु नदी की सहायक नदी है झेलम, या आप यूँ कहें कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। जब आप पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देखेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, वो इस तरह से आगे बढ़ती है और उसके बाद में कौन कौन सी नदियाँ कहाँ कहाँ से आकर इसमें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे कभी ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर बस इतना समझना है कि सिंधु और झेलम नदी के बीच में इनका निवास रहता है। मुगलों के प्रति इनकी आस्था है, मुगलों के प्रति इनकी स्वामी भक्ति है, और चूंकि शेर खां अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा था तो वो इन पर भी इसी उद्देश्य से आक्रमण करता है। खोखरों के पास पहले आक्रमण नहीं करता, पहले एक पहुंचाता है संदेश कि खोखर आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लें। तो खोखर इस पर कहते हैं कि हम शेर और सिपाही हैं, हमसे आप शेर और तीर के अतिरिक्त और कुछ नहीं मांग सकते। इस जवाब से शेर खां अत्यंत क्रुद्ध होता है, क्रोधित होता है और इनके ऊपर आक्रमण करता है और इसको तहस नहस कर देता है। और सीमा को सुरक्षित करने के लिए ये यहीं पर रोहतास दुर्ग का निर्माण करता है, तो इस तरह से प्रारंभिक जो उसके 2 अभियान रहे वो अपनी सीमा को, अपनी बाउंड्री को सुनिश्चित करने के लिए और सुरक्षित करने के लिए ये अभियान किए गए। तो अब हम शेर खां के अन्य अभियानों को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब छोटे छोटे और अभियान हैं उसको हमको देखना है, और इसके अलावा उसी में लेक्चर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि किस तरह से शेर खां यहाँ पर शासन व्यवस्था चला रहा था, प्रशासन में उसने क्या क्या सुधार किया, भूमि सुधार उसने कैसे किया, कैसे उसने नई नाप की खोज की। ये सारी चीज़ें हम लोग, बहुत सारी चीज़ें जो उसके प्रशासन से संबंधित थी उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार।